बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज एक बार फिर हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। तवातुर के साथ इस बदलती सूरत हाल पर हम अपने प्रोग्रामों में बात भी कर रहे हैं, तज्ज़िया और ताज़ा ख़बरें भी आपकी खिदमत में पेश करें, क्योंकि इस बदलती सूरत हाल के ना सिर्फ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरे ख़त्ते पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इस मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। काबुल से सफ़ीर हैं पाकिस्तान के काबुल में जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब। आपको हम खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। लेकिन आप की जानिब जाने से पहले जो कि अनगिनत सवालात हमारे जहनों में वो पूछने से पहले शामी साहब, लगता है जो आपका कल का कॉलम है उसका कुछ फ़ायदा हुआ है, वो पड़ा है कुछ फ़ैसला साजों ने, क्योंकि दो अहम पेशरफ्ती हुई हैं उस कॉलम के तनाजुर में। एक कि अफ़गानिस्तान की देश से बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान के ऊपर 1 जुलाई को जो पार्लिमानी कमेटी है बराए सलामती स्पीकर साहब ने जो बनाई है, 29 लोग हैं उसमें, उसका इजलास होने जा रहा है, जिसमें अस्करी और सियासी हुकाम मिल बैठेंगे बंद कमरों में, इस सूरत हाल पर गौर करेंगे, अफ़गानिस्तान की और मुल्की सलामती के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, वज़ीर दाखिला भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और दीगर जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनको दावत दी गई है। वज़ीर आज़म अलबत्ता इसमें शरीक नहीं है, कमेटी का रुकन नहीं है। उन्होंने अपने आप को ऊपर उठा लिया है। बेहतर है। मगर देखें, मुझे ये खुशफहमी नहीं है कि मेरे कॉलम को पढ़ के लोग अपनी राय तब्दील कर लेते हैं। एक और दलील है, हरकत में आ जाते हैं। एक और दलील ये है कि हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर अपोजिशन से रब्ते का फैसला किया है। अटॉर्नी जनरल जो है वो अपोजिशन की कानूनी टीम से भी मिलेंगे और इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। तो ये दो दलीलें चूंकि मिली तो मैंने कहा मैं वो भी इस तरीके से सोच रहे होंगे, मैं भी इस तरीके से सोच रहा हूँ। आपकी सोच मिल गई। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो इस तरह की जो जब कोई पेशरफ्त होती है तो फ़ौरन दाद वसूल करते हैं कि हमने तो ये लिख दिया था। अच्छा। तो मेरी कोई ऐसी ये मिजाज का हिस्सा नहीं, मिजाज का हिस्सा नहीं है। तो बहरहाल बहुत से लोग ऐसे हैं, एक तरह से सोचते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, दर्द दिल रखने वाले। तो अच्छी बात है, स्पीकर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है और एक अस्करी क़यादत भी और सियासी क़यादत भी मिल बैठेगी। अभी भी गिरे हुए बेरों का कुछ नहीं गया। वज़ीर आज़म साहब को भी उसमें तशरीफ़ ले आनी चाहिए। अगर कमेटी के रुकन नहीं है तो वज़ीर आज़म तब भी खुसूसी दावत पर आ जाए। वज़ीर आज़म तो है ना, कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता उनके लिए, वो जहाँ चाहे तशरीफ़ ला सकते हैं। तो उससे ज़रा उनका इमेज भी बेहतर होगा, बुलंद होगा और नुकसान नहीं होगा। एक बात। दूसरा बात है ज़रा अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर। तो एम्बेसडर साहब से बात करने से पहले ज़रा झलकी की सूरत में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बैनुल अक़वामी मीडिया और ख़ुद अफ़गान मीडिया क्या सुर्खियाँ जमा रहा है। पहले देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या प्रेडिक्शन की चंद रोज़ पहले। वो कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत जो है ये 6 माह के अंदर अंदर ही गिर सकती है जैसे ही अमेरिका का इनखला अमल में लाया जाएगा अफ़गानिस्तान से। फिर आप देखिए अल जज़ीरा की एक सुर्खी जो ताज़ा है, जिसमें वो ये बताते हैं कि जिस कदर तेज़ी से लड़ाई हो रही है अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गान फ़ौजों के दरमियान, उसमें हज़ारों अफ़गान ख़ानदान ऐसे हैं जो वहाँ से भागने पर मजबूर हैं, बिलखुसूस शिमाली इस्लाह में जहाँ पर लड़ाई शिद्दत से जारी है। फिर अगर आप देखिए कि BBC ने जो बाइडन साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट लगाई है वो भी सुर्खी है, क्योंकि अशरफ गनी साहब की मुलाकात हुई जिसमें बाइडन साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गानियों ने खुद करना है। आगे हम जाएँ तो वाशिंगटन पोस्ट ने एक मजमून बांधा हुआ है जिसमें वो ये तय कर रहे हैं अपनी राय में कि बाइडन के लिए अफ़गानिस्तान में हर हाल में शिकस्त ही शिकस्त है। और फिर अगर हम चले जाएं अफ़गान मारूफ TV और वेबसाइट तुलू न्यूज़ जो कि अफ़गान गवर्नमेंट और उसके साथ है, हमंगी पाई जाती है उसकी नज़रियाती तौर पर, तो उनकी वेबसाइट में अगर हम देखें तो वहाँ पर 80 से 90% जो ख़बरें हैं वो तालिबान से लड़ाई, झड़पों और ज़िले जो गिर रहे हैं अफ़गानिस्तान के उनके बारे में है। और एक आधी खबर आज ताज़ा लगी कि अमेरिका अब उनको हॉक हेलीकॉप्टर्स भी देगा और कुछ एरियल इमदाद भी करेगा, जो कि अब उन्हें ख्याल आया। इसके अलावा 421 में से 100 से ज़ायद अजला के तालिबान के कब्ज़े में जाने की तस्दीक करता है ये तुलू न्यूज़। तो मंसूर अहमद ख़ान साहब, जनाब एम्बेसडर काबुल में पाकिस्तान के, आपको नुक्ता नज़र में खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब आपसे मुखातिब होंगे। शामी साहब देखिए, मंसूर अहमद ख़ान साहब जो हैं वो हमारे वज़ारत ख़ारजा के बहुत अहम रुकन हैं, बहुत अहम हिस्सा हैं, कैरियर डिप्लोमेट हैं और मुल्क और मुख्तलिफ अहम सफारती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर चुके हैं। एक उम्र गुजरी है, पाकिस्तान का एक बड़ा असासा है, काबिल फ़ख्र। और आजकल वो काबुल में सफारत के फ़राइज़ अदा कर रहे हैं
तो हम उनकी आंखों से ज़रा काबुल को देखते हैं, उसके बारे में मालूम करते हैं। तो खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब और जामी साहब, मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपको जी आप बताइए, पूछिए। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की और काबुल के बारे में और अफ़गानिस्तान के बारे में दुनिया भर में तरह तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं, तज्ज़िये किए जा रहे हैं, ख़बरें दी जा रही हैं, अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ मौजूद हैं। आप हालात को किस तरह देख रहे हैं? क्या काबुल डरा हुआ है, सहमा हुआ है, या अपनी जगह जमा हुआ है और महफूज है, या ख़तरे में है? जी शामी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता अर्ज़ करता चलूँ आपके लिए और आपके सामीन के लिए कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों से भी ज़्यादा, तकरीबन 45 बरस से अफ़गानिस्तान एक तनाज़े का शिकार है। और इस तनाज़े में बुनियादी मसला ये है कि तमाम फ़रीक़ैन इसके फ़ौजी हल के ख्वाह रहे हैं। अफ़गानिस्तान के तनाज़े से बहुत ज़्यादा मुतासर होने के बाद गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान ने जो अफ़गान पॉलिसी तरतीब दी है और जिस पर हम अमल पैरा हैं, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अफ़गानिस्तान के मसले का सिर्फ सियासी हल है। अफ़गानिस्तान के फ़रीक़ैन को अब इस मसले का सियासी हल तलाश करना है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक उसमें मदद कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन हल बिल आखिर अफ़गानिस्तान के लीडर्स को ही इस पे पहुंचना है और अफ़गानिस्तान के अवाम की तायीद होनी चाहिए। अब जब से यूएस और नेटो फोर्सेस के इनखला की डेट तय हुई है, और ये इनखला एक बहुत, आप जानते हैं, कलील मुद्दत में मुकम्मल हो रहा है, 1 मई से लेकर 11 सितंबर तक, और ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई में मैक्सिमम इनखला हो जाएगा। तो इसके असरात ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं। तालिबान का मिलिट्री ऑफेंसिव है, सिक्योरिटी की मद में एक खिला का अफ़गानिस्तान में पैदा होता जा रहा है और जिसको दूर करने की कोशिशें भी जारी हैं। इस पे पाकिस्तान की पॉलिसी फिर बहुत वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी बहुत क्लियरली लिखा भी है, इंटरव्यू में भी कहा है कि हम अफ़गानिस्तान के मसले में किसी फरीक के साथ नहीं हैं। हम अफ़गानिस्तान में देरीना अमन, देरपा अमन के साथ हैं। ये देरपा अमन एक सियासी प्रोसेस के ज़रिए आ सकता है और इस देरपा अमन से पाकिस्तान कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, जो जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, उसको तक़वियत मिलेगी। तो ये अमन आप जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिसी को वाज़ेह कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, क्या अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी साहब या सियासी क़यादत समेत मुतहारिब ग्रुप्स बशमूल तालिबान, वो भी किसी सियासी हल के लिए उतनी ही दिलचस्प हैं अब जिस कदर वो चंद माह पहले तक थे, या अब सूरत हाल बदल चुकी है? मंसूर अहमद खान साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा कहिएगा, जरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था। जी, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? आप जी मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि क्या अशरफ गनी साहब हूँ सियासी क़यादत व काबुल में, या मुतहारिब ग्रुप बशमूल तालिबान, वो भी क्या ऐसे ही सियासी हल के लिए उस कदर ही दिलचस्पी रखते हैं जैसे दोहा मुज़ाकरात के हंगाम जो दिलचस्पी दिखाई देती थी, या अब सूरत हाल बदल चुकी है इनखला के हंगाम? देखें, अभी तक जामी साहब तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो असूली तौर पर तो सियासी प्रोसेस में हैं, दोहा बेस्ड नेगोशिएशंस चल रही हैं। प्रेसिडेंट अशरफ गनी अभी गए थे, तशरीफ़ ले गए थे डॉक्टर अब्दुल्ला और अपनी टीम के साथ वाशिंगटन में, जहाँ पे सदर बाइडन ने उनको यही कहा है कि इनखला तो अपने प्रोग्राम के मुताबिक मुकम्मल होगा, लेकिन अमेरिका अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद करता रहेगा सिक्योरिटी की फील्ड में। हमने भी, पाकिस्तान ने भी अभी 10 मई को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और हमारी मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट अशरफ गनी और उनकी सिक्योरिटी टीम के साथ, हमने भी ये उन्हें कन्वे किया है कि किसी किस्म का खिला अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के हक़ में नहीं है और पाकिस्तान अफ़गान फ़ौजों की मदद करना चाहता है। तालिबान दूसरी तरफ से एक मिलिट्री ऑफेंसिव पर हैं, लेकिन वो भी असूली तौर पर तो अभी तक पीस प्रोसेस से जुदा नहीं हुए हैं। और दूसरे दीगर पॉलिटिकल लीडर्स जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं, उनका भी बहुत अहम रोल है, जिसमें ताजिक लीडर हैं, उज़्बेक लीडर हैं, हज़ारा लीडर्स हैं, और मैं उनसे डेली बेसिस पे इन टच हूँ। बात यह है कि तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से एक क्लियर मैसेज कन्वे किया गया है और
दूसरे ममालिक की तरफ से भी, यूएस, रशिया, चाइना की तरफ से, कि फ़ौजी कब्ज़ा जो है इस मसले का हल नहीं है। फ़ौजी कब्ज़े से सिविल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मज़ीद तूल पकड़ेगा। इसलिए इस मसले का सिर्फ एक हल है और वो है बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के ज़रिए एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट में पहुंचना। और हमें उम्मीद है, मैं बहुत उम्मीद हूँ कि इस तरफ जाएंगी चीज़ें। खान साहब, ये ख्वाहिश तो बड़ी नेक है, लेकिन अगर ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हो सकते तो हिकमत यार और अहमद शाह मसूद और रब्बानी साहब के दरमियान मामला हो जाता। अगर ऐसा होता तो आज अफ़गानिस्तान का मंजर मुख्तलिफ होता, फिर तालिबान के और उनके मुखालफों के दरमियान मामला हो जाता। उस वक्त भी शमाली इत्तेहाद और तालिबान बरसरे पैकार रहे, और अब बरसों गुजरने के बाद और खून बहने के बाद लगभग 20 और गैर मुल्की फौजें जो हैं उनकी तवील जो है मौजूदगी के बाद अगर फिर वहीं के वहीं खड़े हैं और फरीकैन ये एहसास नहीं कर पा रहे कि हम एक कौम का हिस्सा हैं, एक सरजमीन के रहने वाले हैं, हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगी, तो फिर आपकी जो खुश फहमी है उसकी क्या बुनियाद है? शामी साहब, उसकी बुनियाद ये है कि तारीख से लगता है कि सब ने सबक सीखा है। जो यहाँ हालात सोवियत यूनियन की विड्रॉल के बाद पैदा हुए थे और वो तकरीबन आजकल जैसा ही फेज़ था, और उसके बाद फिर जो मुल्क था वो एक तवील खाना जंगी में चला गया। अगर आप तालिबान के साथ जब हम मुज़ाकरात या आपको बातचीत करते हैं, या दुनिया के दूसरे ममालिक भी उनसे बातचीत कर रहे हैं दोहा में, तो वो ये कहते हैं कि हम मसले के सियासी हल की तरफ जाना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पे भी मिलता हूँ अफ़गान लीडरशिप से, जो नॉन पश्तून लीडरशिप भी है, वो भी कहते हैं कि मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है, हमें एक बैनुल अफ़गान हल की तरफ आना है। और हुकूमत के से भी हमें उम्मीद है, अफ़गान हुकूमत से भी, कि वो इस ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने में मुआवन होगी। मेरे ख़्याल में एक जो ये सीरियस कोशिशें इस वक्त जारी हैं, हमें इनको जारी रखना है और एक उम्मीद के साथ जारी रखना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि ये बैनुल अक़वामी अफ़वाज के इनखला से पहले अफगानिस्तान के मसले का कोई सियासी हल तलाश कर लिया जाए। खान साहब, आज ये कह रहे हैं, आज भी हमने खबर सुनी है, कल भी खबर सुनी थी, रोज हमें मालूम होता है कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान पर शाकी है। वो कह रही है हुकूमत पाकिस्तान जब बाइडेन साहब से जाके मिलती है उनकी क़यादत, तब तालिबान को सपोर्ट कर रही है। आज भी ये खबरें हमारे यहाँ गर्दिश कर रही हैं और हमारी वजारत खारजा इसका नोटिस ले रही है। तो ये शक जो है वो दूर क्यों नहीं हो पाता? जी, आपकी बात सही है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ये एतराज़ है। हमने बरहा उनके साथ अपने जो बाहमी ताल्लुकात या बायलैटरल जो चैनल्स होते हैं उसमें भी और पब्लिकली भी ये शक बहुत हद तक दूर करने की कोशिश की है। देखिए, हमने दुनिया के सामने भी दिखाया है कि पाकिस्तान इस मसले में फ़रीक नहीं है। अब अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान में मौजूदगी का या उनकी फैमिलीज़ की मौजूदगी का जो कहा जाता है, तो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं। ये जो हल जो है मसले का बुनियादी नुक्ता अगेन या अहम नुक्ता ये है कि हमारे बॉर्डर्स के थ्रू हमारी सॉइल, ना पाकिस्तान की सॉइल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ होनी चाहिए, ना अफ़गान सॉइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ होनी चाहिए बज़रिया TTP या किस किस्म के ग्रुपों के। तो इस मसले में हमने अपना बॉर्डर भी फेंस किया है। हमने वो सारे गैप्स प्लग कर दिए हैं जहाँ से कोई इलीगल मूवमेंट्स हो सकती हैं, और हमने अफ़गानिस्तान के साथ गुज़िश्ता सालों में एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी इस्टेब्लिश किया है दोनों हुकूमतों के दरमियान। फ़ौज और इंटेलिजेंस भी है उसका पार्ट, जिसे APEPS कहते हैं, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडारिटी। तो बेहतर इस मिसट्रस्ट को दूर करने के लिए और ट्रस्ट को पैदा करने के लिए हमारी कोशिश ये है कि हमारी अफ़गानिस्तान के साथ कुछ इस किस्म की एंगेजमेंट हो जिसमें ये मिसट्रस्ट भी दूर हो और इस पीस प्रोसेस को भी पाकिस्तान सपोर्ट करता रहे। लेकिन हल इसका अफगान को ही तलाश करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इससे हटकर जो अहम इशू इस सूरत हाल में ज़ेर बहस है, मैंने ख़बरों का भी हवाला दिया था आपसे गुफ्तगू करने से पहले, जो बैनुल अक़वामी मीडिया और तुलू न्यूज़ पर खुद छप रही हैं
यानी 421 में से इत्तला 108 से ज़ायद जो अजलाँ हैं वो वहाँ पे तालिबान काबिज़ हो चुके हैं, बिलखुसूस शुमाल में जहाँ पे कमज़ोर थे वहाँ मजबूत हो रहे हैं। और फिर अब्दुल रशीद दोस्तम ने वापसी का ऐलान कर रखा है, वो भी ज़ाहिर बात है तालिबान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार होना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हज़ारों जो अफ़गान ख़ानदान है वो भागने पर मजबूर हैं इन इलाकों से। तो ऑन ग्राउंड आपको काबुल में सरकारी सतह पर इस बारे में क्या महसूस हो रहा है और क्या इत्तलात मिल रही हैं? जी जामी साहब, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, ये ख़दशा भी आपका, ये तशवीश भी आपकी बिल्कुल बजा है कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो और ये तमाम ज़राए से, जिनमें हुकूमत के ज़राए भी शामिल हैं, ये कहा जा रहा हो कि 100 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स तालिबान के हाथ में चले गए हैं, तो एक सिक्योरिटी का खिला पैदा हो रहा है, लोग नर्वस हैं, लोग परेशान हैं। और ऐसी सूरतों में लोगों के एक हिजरत का काफ़ी कवी इम्कान है। हमने माजी में देखा है कि इसी तरह की सूरतों में, सिचुएशंस में हिजरत हुई है। और दो ममालिक हैं जो इसमें, दो नेबर ममालिक, हमसाया ममालिक बहुत ज़्यादा इसमें कंसर्न्ड हैं, एक पाकिस्तान है और एक ईरान है। तो इस मामले के ऊपर भी हम अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी एंगेज्ड हैं और हम कोशिश में हैं कि इस मसले का कोई जब तक इस मसले के पीसफुल हल की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, इन मसाइल का हल भी उसी से जुड़ा हुआ है। वैसे साहब ये फरमाइएगा, अफ़गानिस्तान से जब भी हमने इंगेज करने की कोशिश की, बायलैटरल ट्रीटीज़ या तिजारत को कोई रंग या तरीका देने की कोशिश की, तो अफ़गानिस्तान की जानिब से इसमें बार बार एतराज़ या नफ़ी में जवाब क्यों जाता है? हम चाहते हैं उनके साथ बामकसद ताल्लुकात हो, बामकसद तिजारत हो, प्रॉब्लम क्या आड़े आती है? प्रॉब्लम दोनों ममालिक के दरमियान जो गुज़िश्ता सालों से एक फ़िज़ा थी, जिसमें आपने भी जिक्र किया, शामी साहब ने जिक्र किया है कि एक मिसट्रस्ट पाया जाता है, कॉन्फिडेंस का फुकदान पाया जाता है। इसको हमने मौजूदा हुकूमत के अंदर तो बहुत बेहतरी लाने की इसमें कोशिश की है। और अब दोनों, जैसे हमने यकतरफा तौर पर पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दी है। हम इनको मल्टीपल लिबरल वीज़ास दे रहे हैं। एक दिन में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से 7,000 के करीब वीज़ास भी इशू करता है, आजकल जो कि कोविड की वजह से बंद हैं, लेकिन वैसे हम करते हैं। एक दिन में 7,000, कोई मुल्क एक दिन में 7,000 वीज़ास किसी दूसरे मुल्क को नहीं देता। और जो तिजारत के लिए एप्टा जो ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा है, वो भी फाइनल मराहिल में है। हमारा ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर ने बारहा ये बात कही है और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपनी मुख्तलिफ स्पीचेस में ये कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आने से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान तिजारत का और कनेक्टिविटी का एक नया बाब खुलेगा। तो हम तो उसी राह की तरफ गामज़न हैं और हमें उम्मीद है कि हम अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी बहुत मुस्बित तरीके से एंगेज्ड हैं। मंसूर साहब देखें ना, एक तो आपने मुसलसल इस ख्वाहिश का इज़हार किया है और हम भी यहाँ बैठकर पाकिस्तान में, खा लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो, इस ख्वाहिश का मुसलसल इज़हार करते हैं। लेकिन असेसमेंट क्या है, नज़र क्या आ रहा है, यानी किस तरफ चीज़ें मूव कर रही हैं, असल अहमियत इस बात की है। देखिए शामी साहब, इस वक्त जो अगर रियलिस्टिक असेसमेंट करें तो एक खिला पैदा हो रहा है फौजों के इनखला की वजह से, जिसमें सिक्योरिटी के खदशात पैदा हो रहे हैं, जिसमें पीस प्रोसेस पे सेटबैक आ सकता है और जिसमें रेफ्यूजीज़ की मूवमेंट हो सकती है। लेकिन आपको पता है शामी साहब के सियासत में मुश्किल सिचुएशंस में ही अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। मुस्बित चीज़ जिसकी तरफ मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ या इशारा कर रहा हूँ, वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एंगेजमेंट। और ये एंगेजमेंट हमारी अफ़गान हुकूमत के साथ, हमारी अफ़गान लीडरों के साथ बहुत तवातुर से चल रही है। हमने गुज़िश्ता 10 महीने में अफ़गानिस्तान के बहुत से लीडरों को, ताजिक लीडर्स को, डॉक्टर अब्दुल्ला को, उनके स्पीकर हैं रहमान रहमानी साहब, उनको, और बहुत से दीगर लीडरों को, हज़ारा लीडर हैं, खलीली साहब, उनको पाकिस्तान मदऊ किया था। और हमारा इरादा, पाकिस्तान की हुकूमत का इरादा यही है कि हम इस एंगेजमेंट को जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम इस मामले को एक मुस्बित सिमत की तरफ ले जा सकेंगे, एक पॉजिटिव डिप्लोमेसी के साथ। अफगान जोमा का कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है, अफगान सियासतदानों का, अफगान जो रहनुमाओं का, जो प्रेशर डाल सके फरीकैन पर और उनके दरमियान कोई पुल बन सके? कि ऐसे लोग कोई मौजूद हैं और वो कोई काविश कर रहे हैं?
जी शामी साहब, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अफगानिस्तान में बहुत से मशहूर लीडरान, बहुत से लीडरान जिनकी बड़ी रेपुटेशन है, वो उनसे पाकिस्तान के साथ इन टच हैं, जिसमें साबिक सदर हामिद कारज़ई भी हैं, ताजिक रहनुमा सलाहुद्दीन रब्बानी भी हैं, यूनुस कानूनी साहब हैं, हज़ारा रहनुमा खलीली साहब हैं, पश्तून रहनुमा भी हैं, हिकमत यार साहब हैं और सियाफ साहब हैं। कोशिश ये हो रही है कि हम अफ़गानिस्तान के इन सीनियर रहनुमाओं के तालिबान के सीनियर रहनुमाओं के साथ कोई इनकी बातचीत पीस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए कराएं और उससे फिर आगे इस तातुल को तोड़ने में और चीज़ों को आगे ले जाने में मददगार साबित हो। तो ये इस वक्त एक बहुत जो अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, यूएस, ये एक्सटेंडेड ट्रोइका का जो ग्रुप है, इसने ये फैसला किया हुआ है कि अफ़गानिस्तान में जो भी सिनेरियो इमर्ज होता है हम उस पर इकट्ठे मूव करेंगे, और ईरान और सेंट्रल एशिया जैसे कंट्रीज़ जो हैं उनकी भी सपोर्ट मौजूद है। तो खान साहब ये बताइए कि ये जो अफ़गान आर्मी है, इसके बारे में हम रोज़ खबरें पढ़ते हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं जो शिकवे कर रहे हैं हमारे पास असला नहीं है, हम, और ये भी आती है ये हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या अफ़गान आर्मी जो है वो एक ताकतवर फैक्टर के तौर पर मौजूद है? और क्या आप समझते हैं कि वो इन मुतहारिब ग्रुप बिलखुसूस तालिबान को रोक पाएगी मज़ीद पेशकदमी से? देखिए, अफ़गानिस्तान आर्मी जो गुज़िश्ता 20 सालों में यूएस की मौजूदगी के दौरान यहाँ डेवलप हुई है, वो उसकी तादाद 3 लाख से ज़्यादा है, 3,50,000 के करीब है। उसमें पुलिस भी है, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस भी हैं। कुछ खदशात जो उनके रिसेंट जो इन सेटबैक्स हुए हैं उसमें ज़ाहिर किए गए हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस और नेटो ने उनकी मदद का ऐलान किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अफवाज की मदद करना चाहता है। हमारा भी ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे नहीं, इनको असला जो है उसकी सप्लाई की जाएगी अमेरिका की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि वो जो भी वाशिंगटन में इनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट अशरफ गनी की, उसमें सदर बाइडन ने अफगानिस्तान को सिक्योरिटी और इकोनॉमिक असिस्टेंस देने का ऐलान, जारी रखने का ऐलान किया है। तो होपफुली के ये जो फ़ौज है, ये अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है, ये बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकेगी आने वाले हफ्तों में कंपेयर टू जो अभी तक आपने देखा है। अच्छा, इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि काबुल में आप समेत दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं, एम्बेसडर्स बड़े सरगर्म में मुलाकातें हो रही हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी, मुख्तलिफ एम्बेसडर से भी और जोमा से भी। चीन का इसमें बड़ा अहम किरदार उभरता नज़र आता है। आपकी मुलाकात भी हुई चीनी एम्बेसडर से काबुल में ही, और जहाँ तक अफ़गान मिनरल्स का ताल्लुक है, कुछ इतलात ये भी आती हैं कि कई ऐसी मिनरल्स हैं जहाँ पे चीन ने कोशिश की है MOU करने की या उस पर काम करने की अफ़गान गवर्नमेंट के साथ। तो चीन इस सूरत हाल में कहाँ खड़ा दिखाई देता है, क्या किरदार अदा कर सकता है, और क्या आपको समझ आई कि आपकी उनकी मुलाकातों के दौरान कि उनका रोड मैप क्या है? चीन के जामी साहब, 2 तरह के किरदार चीन के लिहाज से बहुत अहम है। एक तो चीन को भी यहाँ पर सिक्योरिटी के खिला पैदा होने की तशवीश है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी का खिला यहाँ पैदा होता है, तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान तवील खाना जंगी होती है, तो उससे जो यहाँ पॉकेट्स में दाइश और अल-कायदा और एक ऑर्गेनाइजेशन है उइगुर्स की ETIM, तो उसकी मौजूदगी की कुछ प्रोविंसेस में, ख़ासतौर पे बदख्शां में उसकी मौजूदगी की वजह से चीन को खदशात हैं कि ये चीन के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। इसलिए चीन अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी में मदद करना चाहता है। दूसरा जो आपने बताया नुक्ता, वो बहुत अहम है। चीन अफ़गानिस्तान की मिनरल्स में बहुत अरसे से इन्वॉल्व है, वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। एक एनक कॉपर माइंस का प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत अरसा पहले लिया था, दीगर भी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। लेकिन ये सब चीज़ें रियलाइज़ तब हो सकेंगी जब यहाँ पे एक पुरअमन हल इस मसले का आ जाए, अफगानिस्तान का, एक अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, और फिर ये खित्ता, इसकी रेलवे कनेक्टिविटी, इसकी एनर्जी कनेक्टिविटी। खास साहब, ख्वाहिश तो बड़ी थी कि कोई प्रोग्राम हमारे की तवालत ज़्यादा होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारा ख़त्म हो रहा। आखिरी शामी साहब 1 मिनट रह गया। तो खान साहब ये बताइए कि जो अमेरिका ने ये यानी $1000 बिलियन जहाँ
इन्वेस्ट कर दिए और फौजी इमदाद भी दी और $80 बिलियन फौज के ऊपर लगा दिए और कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या कोई आपको ज़मीन पर ये सब डॉलर नज़र आते हैं? कहीं इनके असरात मौजूद हैं? देखिए, ये तो बात आपकी वजह है कि अमेरिका ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमदाद, बहुत ज़्यादा ख़र्च किया है सिक्योरिटी की मद में, ऑपरेशंस की मद में और फाइनेंशियल असिस्टेंस की मद में। और शायद अगर एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जाए तो ये कोई कह सके कि ये उतने रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन इसके साथ ही इस अमेरिका की प्रेजेंस की कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। यहाँ पे एक सिस्टम उन्होंने बना दिया है, एक डेमोक्रेसी का सिस्टम कर दिया है, एक ह्यूमन राइट्स का सिस्टम भी मौजूद है। और हमारी हमारी जो ख्वाहिश या हमारी कोशिश भी है, अल्लाह करे कि जो हमारी ख्वाहिश है और जिस काज को लेके आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें काबुल में, अल्लाह करे कि अमन आए, सियासी हल को निकले। जनाब एम्बेसडर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, काबुल से आप तशरीफ़ फरमा थे हमारे साथ। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक आया चाहती है। वेलकम बैक नाज़रीन। शामिल साहब, ये NCOC का इजलास था तो ये फैसले सामने आए हैं कि कारोबारी औकात और बिज़नेस और मार्केट्स वो 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ, और उन लोगों को जो वैक्सीनेटेड होंगे, और रेस्टोरेंट इंतज़ामिया यकीनी बनाएगी कि अंदर बैठ के जो लोग खाना खाएं उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो। इसी तरह से शादी के लिए जो तकरीबात हैं 400 आउटडोर अगर शादी है तो 400 लोग हो सकते हैं। इंडोर के लिए 200 गेस्ट होंगे, और वो भी वो जिनके पास वैक्सीनेशन हुई हो। मज़ार भी खुलेंगे, सिनेमा भी, और यहाँ भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना लाजिम होगा। दफातर में और बाकी जगहों पे 100% हाजिरी खुल गई है। वैक्सीनेशन जो है ना, हाँ, वो बस बार शिकायतें लोगों की आ रही हैं कि उसका कोई मसला, वो नई सप्लाई आ रही है तो फिर वैक्सीनेशन नहीं मिली। अच्छा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% होगी सर, और रेलवे भी 70% होगी, तो मज़ार भी खुल सकते हैं और सिनेमे भी 1 बजे तक खुले रहेंगे और अपनी एक वैक्सीनेटेड लोगों को अंदर आने की इजाज़त देंगे। दूसरी सर, एक बड़ी दिलचस्प खबर है, और उसको तो सलाम खालिद चौधरी हैं अभी वालिया से, उनका पूरा ख़ानदान दरबदर होता रहा वैक्सीन के लिए, वैक्सीन ही नहीं मिली, और बेशुमार टेलीफोन आ रहे हैं, पैगाम आ रहे हैं, वैक्सीन नहीं है। अच्छा, एक ख़बर है सर जिसको जो साहब इस खबर की वजह बने, उनको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम लिखना चाहिए। वो ये है कि लाहौर के इलाके रायविंड में एक अनोखा मुकदमा हुआ है। सस्ती सब्जी बेचने पर दुकानदार को गिरफ्तार किया है। FIR दर्ज हुई। दुकानदार सस्ती सब्जी कीमत मुकर्रर कीमत पर क्यों नहीं बेची? ये काशिफ बशीर हैं रायविंड में सब्जी फरोश। वो टमाटर, भिंडी और दीगर सब्जियों को जो सरकारी निर्खनामे से कम पर वो फरोख्त कर रहे हैं। हालांकि जो सरकारी निर्ख है वो इंतहाई निर्ख होता है, इंतहाई निर्ख, इससे आप ऊपर नहीं बेच सकते। तो हमारे वही चौधरी साहब बार बार मैसेज कर रहे हैं, इसका नोटिस ले लिया लेकिन जवाब सुनिए ना। हाँ। वो DC लाहौर ने इसके बारे में बताया है कि ये जो रायविंड में सब्जी फरोश के खिलाफ गलत इस्तगासा भरने पर इब्तदाई इंक्वायरी के बाद FIR जी मुतल्लिका मजिस्ट्रेट यानी काशिफ बशीर साहब से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए और किसी भी किस्म की प्राइस कंट्रोल चेकिंग से इन्हें रोक दिया गया। और मज़ीद वो ये फरमाते हैं कि ये जो इंदराज हुआ है ना जी, ये गलत हुआ है, यानी सब्जियों का, उनकी कीमतों का इंदराज गलत खाने में करने की वजह से ये तासुर गया कि कम कीमत पर सब्जी बेचने वाले गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये शख्स इनके बकौल DC लाहौर के बकौल, हालांकि ये शख्स महंगी ही सब्जी बेचते। वो आप FIR पढ़ लें, ये उजरे गुनाह बदतर गुनाह है। डिप्टी कमिश्नर साहब अगर खामोश ही रहते तो बेहतर था, और जिन लोगों ने ये काम किया था उनकी पूछ लेते, सरजनश करते उनकी। तो चले ये सर, एक आखिर में आप एक तारिक शफी साहब, नवाज शरीफ साहब के कज़न चचाजाद भाई, हाँ चचाजाद भाई, शफी ग्रुप जो है ऑफ कंपनीज, उसके डायरेक्टर, कश्मीर शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो मरी में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मियाँ मोहम्मद शरीफ के साथ वहाँ गए थे दुबई में, UAE में, सारा कारोबार जो था उसमें वो उनके साथ थे, बड़े गवाह थे नवाज शरीफ साहब के हक़ में। जो मुकदमा था उनके ख़िलाफ़ एक बड़े गवाह थे, सारी ट्रांजैक्शंस इनके ज़रिए हुई। तो बहरहाल वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े अच्छे नफीस इंसान थे, बहुत नमाजी, परहेजगार। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, ठीक, आमीन सर, और करवट जन्नत नसीब करे। एक नुक्ता रह गया था सर, उस पर आपकी राय लेना भी ज़रूरी थी, क्योंकि हमने इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र किया था कि बिलाखिर हुकूमत मानी है कि उनसे बात करेगी अटॉर्नी जनरल साहब के ज़रिए।
तो उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है मानी खेज, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी एक फार्मूला दिया, इतनी नशस्तें हों, कल बात करेंगे। राना तनवीर साहब कह रहे थे कि उनका ज़ाती बयान भी ये ओवरसीज पाकिस्तानी इसके बारे में, ये भी पार्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। असल में इस्लाहात से ज़्यादा जो चीज़ दरकार है वो इरादा है मुनसफाना इंतखाबात का, और इरादा बांध ले तो फिर इस्लाहात भी हो जाएंगी। इस्लाहात तो पहले भी बहुत हो चुके। लेकिन देखिए ना, एक तरफ अपोजिशन APC बुलाने जा रही थी, दूसरी तरफ हुकूमत ने उन्हें एंगेज कर लिया, तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त तो हुई ना दोनों जानिब से। APC बुला के अपने मुतालबात को वो एक बाकायदा शक्ल दे देते। हुकूमत तो उस APC से इतनी खौफजदा है, वो बड़े जैसे आइन को खतरे में डाल दिया। हमारे क्या है, फवाद चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब, दीगर वज़रा भी इस पे और दूसरे हमारे का खुर्रम हबीब, फर्रुख हबीब साहब, वो भी, और हमारे जनाब बाबर अवान साहब भी, वो आइन की दुहाई दे रहे हैं। और भाई APC से आइन क्या खतरे में पड़ जाएगा। चले फिर कल बात कर लेते हैं इस पर। यहाँ फिलहाल नाज़रीन एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।